आसीन विराथू को वेस्टर्न मीडिया और खाड़ी देश मतलब मुस्लिम देश बहुत लादेन के। Wirathu has been accused of stoking violence against Muslims and the Rohingya in Myanmar. Was one of the most prominent faces of the 969 movement. हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो चाह रहे हैं आवाज़ उठाना, जो चाह रहे हैं बोलना, लेकिन वो डर जाते हैं क्योंकि उनको दबा दिया जाता है। कितने कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले आज राजनेता बनकर कश्मीर में विधायक बना है, कोई मंत्री बना है, कोई क्या बना है। एक चीज़ है कि जो न्यूज़ आती है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो जिहादियों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल होंगे जो इस्लामिक देश म्यांमार ना बने? हिंदुस्तान को इस्लामीकरण होने से बचाना है, घुसपैठियों को बाहर निकालना है, गद्दारों को बाहर निकालना है। जब इस देश का आखिरी घुसपैठिया इस देश से निकाला नहीं जाता और इस्लामीकरण हिंदुस्तान का न होने की गारंटी नहीं होती, तब तक विराथू की आंदोलन को हम चलाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं मयूर मोगरे और मेरे साथ है मृत्युंजय चौबे। आज जो हमारे साथ गेस्ट है, ये अभी रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा बहुत ट्रेंड हो रहे हैं, और किस लिए हो रहे हैं ये उनसे खुद हम जानेंगे। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर सुरेश चवानगी जी का। तो स्वागत है सर आपका। जय श्री राम। सर, अभी जो आपका एक मतलब इंटरव्यू है काफी ट्रेंडिंग पे है, मतलब देश में ही नहीं, मतलब भारत में ही नहीं, बाकी जगहों पर भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। जो आसीन विराथू जी है, उनके साथ जो आपका इंटरव्यू रहा है, तो हमारे ऑडियंस के लिए वो कौन है एक बार आप बता दे, तो उस पर हम फिर और बात कर सकते हैं। 3 एंगल से परिचय दूंगा मैं आसीन विराथू जी का। आसीन विराथू को वेस्टर्न मीडिया और खाड़ी देश मतलब मुस्लिम देश बौद्ध लादेन कहते हैं। ये उनका पहला परिचय है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। आप म्यांमार के दृष्टिकोण से कहेंगे तो म्यांमार का इस्लामीकरण होने से जिन्होंने बचाया वो क्रांतिकारी संत है। अब भारत और मेरे दृष्टिकोण से कहेंगे तो हमारे देश में घुसपैठियों की समस्या का समाधान इमीडिएट बॉर्डर को लग के पड़ोसी देश में अगर कहीं पर है तो वहाँ है। मैंने पिछले आपके इंटरव्यू में कैसे बने इस्लामी देश नाम की पुस्तक पे चर्चा की थी। उसमें 58 देश बनने की कहानी थी, उसमें 9 देश न बनने की कहानी थी। वो 9 देशों में एक देश म्यांमार है जो कि इस्लामी नहीं बना, तीसरे स्टेज से वापस आ गया। वो ना बनने में अगर किसी की निर्णायक भूमिका है तो है आसीन विराथू। ये बौद्ध मॉन्क है और बड़े क्रांतिकारी संत है। उनका इंटरव्यू देखकर ही भी आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या उन्होंने कैसे एकदम स्पष्टता से बोला है। अपने सिद्धांतों के लिए इतने पक्के हैं कि 8 वर्ष 8.5 वर्ष वो जेल भी काट कर आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बात से पीछे हटे नहीं। फाइनली पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ और रोहिंग्याओं को लात मारकर उन्होंने अपने देश से भगा दिया। ये सारा बांग्लादेश जो है, या अपने यहाँ पर पॉपुलेशन उनके पास ज़्यादा, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन बांग्लादेश के पास है। तो उन्होंने आसपास के देशों में घुसने के लिए रणनीति बनाई। जैसे भारत में भी घुसे वैसे उन्होंने म्यांमार में भी घुसने की रणनीति बनाई। तो बौद्ध देश है बेचारे, बहुत इनोसेंट, बहुत सज्जन, हमारा ब्रह्म देश है पुराने जमाने का। वहां घुसे तो किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया। जबकि शांति की बात करने वाले व्यक्ति, अहिंसा की बात करने वाले व्यक्ति है। तो इनका एक वाक्य बड़ा फेमस है। वो कहते हैं कि आप बहुत महान हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, कृपालु हो सकते हैं, लेकिन आप किसी पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते। एक चीज़ है कि जो न्यूज़ आती है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो जिहादियों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल होंगे जो इस्लामिक देश म्यांमार ना बने उसको बचाने में? बिल्कुल। उन्होंने 4-4.5 लाख लोगों को अपने राज्य से, देश से बाहर निकाला। उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था। मतलब विराथू को उन्होंने क्वाइन किया ना, उनकी आइडेंटिटी क्या की उन्होंने, ये बौद्ध लादेन है। जबकि उन्होंने आतंकवाद नहीं फैला था, कोई एयरक्राफ्ट लेकर किसी टावर को नहीं गिराया था ना, उनके पास कोई अल जजीरा थी, लेकिन अलकायदा थी ना, अल जजीरा भी थी। उन्होंने तो बस अपने लोगों को चेताया और उन्होंने फिर अलग अलग नारे दिए। उन्होंने कहा कि तुम बहुत दयालु हो, किसी कुत्ते को अगर तुम रोटी खिला रहे हो और वो कुत्ता बार बार तुम्हारे हाथ को काट रहा है तो तुम कितनी बार रोटी खिलाओगे, डंडा उठाओ, उसको भगाओ। ऐसे बातों से उन्होंने वहां पर शांत प्रिय बौद्ध कितने शांत होते आप जानते हो। चींटी तक नहीं मारते हैं। चींटी तक नहीं मारते। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रश्न अस्तित्व का है, प्रश्न रोटी का नहीं है, बेटी का है, माँ का है। भारत वहाँ म्यांमार माँ का है, और इसलिए ये लड़ना चाहिए। और हमारे लोग है ना पूर्व के, भले खून में तो वही हिंदुस्तान है, और लड़े। विकिपीडिया पढ़ रहा था इनके बारे में, इसमें लिखा था कि बुद्धिस्ट फेस्ट ऑफ टेरर, यानी कि टेररिस्ट बुद्धिस्ट में होते, शायद हो सकता है कि एक जस्टिफिकेशन देने के लिए ये लोग बोलते हो कि हाँ सभी धर्मों में टेररिज्म होता है, लेकिन वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं। हाँ। उनका टेररिस्ट कैसे बोला जा सकता है? मैं आजकल मैं खुद ये कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे मुसलमान विरोधी कहते हैं,
मैं अपना घर जल रहा है उसको बचाने के लिए पानी छिड़क रहा हूँ, हाँ तो मैं आग विरोधी हो गया। अरे भाई आग मेरा घर जला रही है तो मैं तो आग, मुझे तो आग बुझानी पड़ेगी ना। हाँ तो वैसे उन्होंने भी मेरे इंटरव्यू में कहा विराथू जी ने कि मैं मुसलमान विरोधी नहीं हूँ, मैं म्यांमार प्रेमी हूँ और मेरा म्यांमार में इस्लामी नहीं होने देना चाहता। तुम्हारे पास तुम्हारे देश है ना, रहो, ये तुमको बात कोई सही है। मदद चाहिए हम भेजते हैं, लेकिन तुम मेरे देश में घुसकर अगर मेरे देश को या नारा दोगे कि अल्लाह सबसे बड़ा है और वही एकमात्र ईश्वर है तो नहीं चलेगा। मैं सोशल मीडिया पे कुछ पढ़ रहा था, कुछ लेफ्टिस्ट थे, वो दावा ये कर रहे थे कि जो विराथू जी, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वहाँ पे, जो मूवमेंट स्टार्ट कर बैठे हैं, उसके वजह से भारत में इस्लामिक मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। जो इस्लामिक इमिग्रेंट्स है ये वो यहाँ सच है कि वो 4 लाख लोग जो वहां से भागे हैं वो हिंदुस्तान में आए, कुछ बांग्लादेश में गए हैं, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा 4 लाख लोग भारत में उनके कारण आए, इसलिए मैं विराथू का विरोध करूं या उनको यहाँ कैसे मैं नायक स्थापित कराऊं। मुद्दा ये है कि यहाँ से 10 करोड़ भगाने का सोल्यूशन विराथू फॉर्मूला है, उन्होंने दिया है। इसलिए वो मैं हिंदुस्तान में स्थापित करना चाहता हूँ। मेरे इंटरव्यू के कारण आज देश भर में विराथू के इंटरव्यू की इतनी जबरदस्त चर्चा है, सोशल मीडिया पर है, लोग कह रहे हैं हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ इंटरव्यू हमने देखा है। लोगों ने रामायण की तरह, जैसे रामायण आता था तो लोग पूरा घर बैठकर उसको देखते थे। आप देखिए वीडियो रिलीज हुए हैं विराथू जी का इंटरव्यू देखने के लिए, सारा एकदम सबसे छोटी पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग टीवी के सामने बैठे हैं। कई जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा है और इसका जबरदस्त इम्पैक्ट है, क्योंकि जो गंभीर है, जो पीड़ित है, जिनको अपने आसपास डेमोग्राफी बदलती हुई दिख रहा है, ऐसे लोगों को कोई समाधान चाहिए। तो मैंने उनके सामने विराथू एक समाधान के रूप में दिया है। ठीक है, जैसे हम शिवाजी महाराज जी को एक समाधान के रूप में देते हैं एक लोगों के आइडल के रूप सामने, में। तो वैसे ही विराथू आज किसी कहीं की डेमोग्राफी चेंज करनी है तो उसका सबसे बड़ा आइडियल होता ये है। कैसे रोका जाए। Yes. लेकिन सर, एक जो लैंग्वेज बैरियर होता है, जो लिंगुअल बैरियर होता है दो देशों के बीच, क्या आपको लगता है कि ये तोड़ा जा सकता है? आज तो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, क्या इसका यूज करके, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं हमको उतनी जानकारी नहीं, आपके इंटरव्यू के पहले तो कुछ भी जानकारी नहीं था, तो क्या इसको तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो कहता हूँ एआई तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो आर्टिफिशियल है। जी। जब मैं विराथू जी को मिला ना, तो जब हमने एक दूसरे के आंखों में देखा तो उनकी आंखें सब कुछ बोल रही थी। मतलब वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से मैंने इंटरव्यू देने का तय किया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कई लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं जिनको मिलना चाहता था वो सुरेश चौहान के आज मेरे सामने। ऐसा बोला उन्होंने? वो इंटरव्यू में भी है। अच्छा। और क्योंकि मैं उनके बारे में भारत में जब बोलता था, पिछले 2 दशकों से मैं चैनल चला रहा हूँ और पिछले 15 वर्षों से तो मैं इनके बारे में बहुत बोलता हूँ, तो मेरे वीडियो वहां पर बर्मी भाषा में, पाली भाषा में करके उन तक पहुंचते थे। अच्छा। तो वो देखते थे। तो इसलिए कौन व्यक्ति भाई जो भारत में हमारे बारे में तो इतनी पाली वहाँ पे भाषण समझी में- जाती है? हाँ, बौद्ध में तो बौद्ध ज्यादातर लिटरेचर पाली में है। पर आप वहाँ गए क्योंकि काफी डिफिकल्ट रहा होगा वहाँ पहुँचना और वहाँ इंटरव्यू जो है वो देखिए कंडक्ट वहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, वहाँ पर इंटरनल तानाशाही जैसा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आर्मी का शासन है, डेमोक्रेसी नहीं है और खुलेआम हत्या हो रही है, इसलिए कैनवाय भी आपका पुलिस मतलब प्रोटेक्शन में जाना पड़ता है। ये मैं वहाँ उनको मिलने का मैंने प्रयास किया था 2018 में, जब मैंने जनगणना जनसंख्या नियंत्रण की भारत की यात्रा की थी। 19 में करीब करीब फाइनल होने को आया और कोरोना लग गया, तो 19, 20, 21 नहीं हुआ। फिर उसके बाद 22-23 में फिर 24 के चुनाव थे तो हम लोग उसमें बिजी हो गए। इस बार मैंने तय किया कि जान हथेली पर लेकर भी क्यों ना हो, लेकिन जाएंगे। सब कुछ रिश्ता, सारे प्रकार का रिश्ता। लेकिन मैं वहाँ गया, जब उनको मिला तो उनको तो इतनी सुरक्षा है, इतना सब कुछ तामझाम है, हमारे लोगों की उन्होंने इतनी सुरक्षा की, लेकिन उन्होंने गेट पे मैसेज दिया था कि सुरेश चौहान की चेकिंग नहीं होगी। ऐसा उन्होंने बोल के रखा। और विराथू जी के आश्रम में मेरे बिना सुरक्षा जांच हुई। और आप भाषा का आपका प्रश्न था, तो हम एक दूसरे के आंखों में ही बोल रहे थे मिलके कि जिस प्रकार की बात हम दोनों ने मिलके की थी, उसका परिणाम ये था कि वो फिर जब हमने इंटरव्यू भी चालू किया तो उस इंटरव्यू में भी आप देखेंगे भाषा के बारे में प्रश्न इसलिए बताता हूँ कि मुझे भाषा उनकी थोड़ी देर बाद समझ में आने लगी। और फिर जब वो इंटरप्रेटर बोलने लगा तो मैंने कहा जरूरत नहीं, मुझे इनका प्रश्न समझ में आ गया है, क्या ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा। मुझे इनका उत्तर समझ में आया है। उन्होंने भी कुछ जगह पर ये कहा कि सुरेश चौहान की क्या बोल रहे हैं, मैं समझ गया, आपको भाषांतर करने की जरूरत नहीं है, जबकि उनको हिंदी नहीं आती है।
लेकिन वहाँ की जो बर्मी भाषा है, पाली है, ये संस्कृत का प्रभाव उसके ऊपर है और हिंदुस्तान का पूर्व में हिस्सा रहा है। तो जब वो बोलते थे तो मुझे कई शब्द समझ में आते थे। सबसे हंसी वाली बात है कि जब मैंने कुत्ता कहा तो उनको भाषांतर करके बताना नहीं पड़ा। हाँ। तो समझ गए कि वो किसके क्या बारे में? कहना चाहते हैं। या मैंने जब सुअर कहा तो वो भी उनको समझाना नहीं पड़ा। और भी कई चीजें थी। खबरें आती है कि आप वहाँ पे गए तो बहुत सारे जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनकी वीज़ा नहीं मिल पाई। हाँ, उनको वीज़ा हुआ क्या कि हमने जब वहाँ जाने का तय किया तो हमारे मेंबर्स ने वीज़ा अप्लाई किया, उसमें पत्रकार लिख दिया हुँ। और वो पत्रकारों को आने नहीं देते वहाँ पर, उनके देश में आप अच्छा। एज ए जर्नलिस्ट जा नहीं सकते। लेकिन मेरा वीज़ा बिजनेसमैन का था और वो हो गया। तो मेरे साथ वालों का तो उन्होंने होने नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्होंने रिजेक्शन का भी मेल भेजा कि गलती से ऐसा ना हो कि ये लोग लैंड कर जाए और फिर हंगामा हो। क्योंकि अच्छा। अगर मेरे साथी लैंड, क्योंकि वहाँ वीजा ऑन अराइवल है भारतीय लोगों हाँ, को, हाँ, हाँ। तो जब तक रिजेक्ट नहीं हुआ था हम तो जा ही सकते थे। हाँ। बल्कि हमने इतना प्रयास किया कि हम जाए हमारी टीम को लेके, लेकिन जैसे जाएंगे तो इनको फिर तो वो एयरपोर्ट से वापस भेजने की इंटरनेशनल न्यूज बनेगी कि हाँ। सुदर्शन न्यूज के पत्रकारों को हाँ, हाँ। म्यांमार ने वापस भेज दिया। वैसे भी तानाशाही वहां चल रही है, हाँ। उनको बदनाम किया जा रहा है। हाँ। तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया, रिजेक्शन भेज दिया। फिर मैं बचा अकेला, फिर मैं अकेला गया। और जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं ये मेरे फोन से मैंने किया हुआ इंटरव्यू। काफ़ी चैलेंजिंग था। हाँ, चैलेंजिंग था, लेकिन हुआ। हुँ। जब आपकी इच्छा शक्ति होती है और आप एक इंटरव्यू के लिए नहीं गए वहां पर, सुरेश चौहान के विराथू जी का इंटरव्यू करने नहीं गया था केवल। इंटरव्यू तो साधन था, साध्य था कि हिंदुस्तान को इस्लामीकरण होने से बचाना है, घुसपैठियों को बाहर निकालना है, गद्दारों को बाहर निकालना है, नमक हरामों को लात मार के बाहर निकालना है। तो मुझे प्रेजेंट का उदाहरण देना चाहिए था। शिवाजी महाराज तो 350 वर्ष पहले हुए, तो अभी का उदाहरण कौन है? तो विराट हुए। और इसलिए मैं म्यांमार में जो इतना जान हथेली पर लेकर गया, वो देखिए मेरे विरोधी ज्यादातर सवाल पूछ रहे कि सुरेश चौहान के को वहां इतनी सुरक्षा कैसे दी, वीजा कैसे दिया, क्या हुआ, कैसे ये हुआ। मतलब उनको इसकी चिंता नहीं है कि मेरा क्या होता, उनको इसकी चिंता है कि इसको वहां जाने कैसे दिया। हाँ। एक जैसे आपने जिक्र किया कि जो विराथू जी हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि योगी जी इंडिया में वही काम कर रहे हैं जो विराथू वहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो विराथू करे वो इस देश में कोई नहीं कर रहा है। वो भी वो संत है, ये कोई भी संत है। करे, इसीलिए तो मैं विराथू को हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बार बार प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जैसे योगी जी ने अपना काम चालू करने के बाद बाकी मुख्यमंत्रियों पर दबाव पड़ा कि उनको भी योगी जैसा कुछ काम करना चाहिए, तो मैं विराथू को हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट करके हिंदू साधु संतों से और साथ साथ में बौद्ध भाइयों से और साथ साथ में भारत के राजनेताओं से ये अपेक्षा करता हूँ कि विराथू जैसा काम करे। जी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजा जाता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पैरेलल ड्रॉ करना उचित है? नहीं, दोनों अलग चीज है। विराथू जी खुद शिवाजी महाराज को पूछते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा बुद्ध के बाद में अगर किसी को सबसे ज्यादा मानता और ये जिहादियों के विरुद्ध के लड़ाई में मुझे कोई प्रेरणा का चरित्र अगर मिला तो शिवाजी महाराज का नाम उन्होंने लिया। ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं भारत में आना चाहता हूँ, दो स्थान मुझे देखने हैं। एक स्थान मुझे देखना है जो कि बौद्ध की भूमि है, मतलब वो बिहार में जाके गया में जाना चाहते, और दूसरा वो जाना चाहते शिवनेरी, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपसे बात करते हुए। 4K कैमरा ये सब दिखा देगा। ये बातें जब उन्होंने कही तो मेरे अंदर का जो खून, और मतलब मैं बोल नहीं सकता, मेरा चेहरा बता रहा है कि मैं कितना प्रसन्न हो गया कि जिस प्रेरणा से हम लड़ रहे हैं, हाँ। उसी प्रेरणा से विराथू म्यांमार में लड़ रहे। लेकिन यहाँ का मूर्ख हिंदू, महामूर्ख हिंदू शिवाजी महाराज की प्रेरणा से यहाँ नहीं लड़ रहा है, विराथू लड़ रहे हैं। एक सेंस ऑफ प्राइड मिले होगी। हाँ बिल्कुल। अभी हमने लास्ट टाइम जब बात की थी, आपकी जो किताब है कैसे बने इस्लामी देश, तो उसमें हमने डेमोग्राफी की बात की थी। तो आपने कहा था कि भारत अभी जो सीमा पर है वहाँ से वो रिवर्स जा सकता है। तो एकमात्र जो अभी विराथू जी जो अभी काम कर रहे थे या फिर जो उनका धोरण है, उसी हिसाब से हम वापस रिवर्स जा सकते हैं और भी कुछ उसमें हम वैसे तो सरकार ने भी करने वाले काम है यहाँ पर। जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने NRC लानी चाहिए, इनको बाहर निकालने का काम करना चाहिए, बाहर और ना आए इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ये तो पार्ट है ही। लेकिन समाज ने क्या करना चाहिए उसका उदाहरण है विराथू। सरकार ने क्या करना चाहिए, विराथू जैसा काम करने वाले के समय उसका विरोध नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं कर सकते, चुप हो जाइए। देखिए म्यांमार जैसे देश में वहां तो आंग सांग सुई को नोबेल मिला हुआ था, नोबेल वापस हुआ, लेकिन वो विराथू के खिलाफ नहीं गई। ध्यान रखना, मतलब आपको राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए खुद काम करना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसके पीछे खड़े हो जाइए। वो आर्मी शासन है, लेकिन वो विराथू के खिलाफ नहीं, वर्तमान का शासन जो था पीछे शासन खिलाफ, उन्होंने उनको जेल में डाला हुआ था।
आपके इंटरव्यू के बाद हमको मालूम पड़ता है कि जो बुद्धिस्ट हैं म्यांमार के अंदर वो इंडिया से प्रेम करते हैं, हिंदुइज्म से प्रेम प्रेम करते हैं, हिंदुत्व से प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ बुद्धिस्ट हैं, मैं उनको राजनीतिक बुद्धिस्ट कहता हूँ, वो कहीं न कहीं, मैं कौन सा शब्द का प्रयोग करूँ, भटके हुए हैं। नहीं, वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट बुद्धिस्ट है, उनके लिए अच्छा, ये शब्द हाँ, ज्यादा है। भटके हाँ, हुए तो इनोसेंट होता है भटकना बोलना। हाँ, ये तो चतुर है, हाँ, भामटे है, ठीक है ना। हम्म, और इसलिए ये जो ये इसलिए मैंने भारत में विराटों को प्रोजेक्ट करके बौद्धों में भारत के बौद्धों को असली हीरो दे दिया है कि देखो आपका असली हीरो विराट हुए। कि वो बुद्धिज्म क्या है? धर्म की अध्यात्म की भी बात करेगा, मेडिटेशन भी करेगा, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट भी करेगा और शत्रु को पैर रखने नहीं देगा। ये आपका असली हीरो है। और जो लोग विराथू जी के इंटरव्यू का भारत में बौद्ध कुछ नेता पॉलिटिकल नेता विरोध कर रहे हैं, हम्म, उन्होंने इस पर बाइट देने से मना किया, लेकिन हम्म, भारत के बौद्ध भिक्षु बड़े खुश हैं। और देखिए बौद्धों ने केवल यही नहीं किया, आप श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका के बौद्धों ने क्या किया, वो भी तो बौद्ध देश है, जी। उन्होंने भी अपने यहाँ पर मुसलमानों को आने नहीं दिया। डेमोग्राफी चेंज करने में बड़ा काम उसने भी किया है। एक बड़ा काम हाँ। हुआ। एक चीज़ है सुरेश जी, जो आपसे लोग पूछेंगे ही पूछेंगे कि आप इनको आइडल मानते हैं विराथू जी को, तो क्या जो सिचुएशन है म्यांमार में, सिविल वार का सिचुएशन, सिविल वार हो भी रहा है, वो अगर इंडिया में आए तो इंडिया को कितनी तकलीफ होगी? मतलब विराथू यहाँ है तो हाँ, मैं मतलब तो अगर विराथू जैसे आप एक कह रहे हैं कि समाधान के लिए ला रहा हूँ ना। तकलीफ इंडिया को नहीं होगी, तकलीफ होनी चाहिए घुसपैठियों को, तकलीफ होनी चाहिए घुसपैठियों को आश्रय देने वाले को, ठीक है ना। विराथू जी को मैंने जब निमंत्रण दिया कि आप भारत आइए, तो उन्होंने कहा कि आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है, आप आपकी सरकार को कहिए कि मुझे वीजा दे दें, मैं आने को तैयार हूँ। जो तो मैं उनका विराथू जी को भारत के कुछ प्रमुख स्थानों पर लेकर जा रहा हूँ। मैं इस इंटरव्यू के द्वारा जो भी विराथू जी को अपने यहाँ पर लाना चाहते वो लोग मुझे संपर्क करें, मैं उनका भारत में एक सप्ताह भर का ट्रिप लगाने वाला हूँ और प्रमुख स्थानों पर उनको लेकर जाने वाला एक सप्ताह का हूँ। एक सप्ताह। जो मेथड आप कह रहे हैं कि वो अपनाया जाना चाहिए इंडिया के अंदर, तो क्या आपको लगता नहीं कि सिविल वार हो सकता है? देखिए आपने ये थोड़ी सोचना है, आपने ये अगर आपको बीमारी हो जाए तो आप बीमारी ठीक करने की दिशा में सोचेंगे ना। हाँ, आप मर ना जाए इसकी चिंता आप करेंगे, हाँ, लेकिन आपको बीमारी ठीक करनी चाहिए ना। कि जैसे मानिए कि अगर पैर में गैंग्रीन ना हो, इसलिए पैर का उंगलियां काटनी पड़े या कुछ हिस्सा काटना पड़े, वो नहीं काटते तो पूरा शरीर गैंग्रीन हो जाएगा, फिर मर जाएंगे आप। तो आप क्या काटते हम पाकिस्तान की निर्मिति क्या थी, आपने शरीर का हिस्सा ही काट दिया था ना कि पूरा शरीर हाँ, ना हो जाए। नहीं तो क्या हम तैयार हैं सिविल वार होना के लिए? पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं आपके पास। आप उसको सिविल वॉर क्यों कह रहे हैं? सिविल वॉर तो दो सिविलाइजेशन के बीच होता है। हाँ, ये तो दो सिविलाइजेशन है ही नहीं, सिविलाइजेशन तो एक है, एक अनसिविलाइज है। तो ये सिविलाइज वर्सेस अनसिविलाइज वाली लड़ाई है। अच्छा, और 100 स्टूडेंट्स को आप लाने वाले हैं, 100 बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स यस, को? मैंने उनको कहा कि हम केवल बातें नहीं करेंगे, हम एक्शन करेंगे। कुछ एक्शन में कैमरे पे बताना चाहता हूँ, कुछ कैमरे पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें जरूर नहीं कैमरे पे बतानी, हाँ, वो करने वाली है। क्योंकि मैंने कहा मैं केवल इंटरव्यू लेने नहीं गया था, मैं एक हिंदुस्तान को समाधान ढूंढने गया था। मैं अपने आंखों से उनको देखना चाहता था, मिलने चाहता था, गले लगाना चाहता था, बातें करना चाहता था, उनके साथ बैठकर समझना चाहता था, उनका सेटअप देखना चाहता था, उन्होंने जो छात्र निर्माण किया उनको दिखाना चाहता था। और बौद्ध होकर भी वहाँ पर सशस्त्र अभियान चला रहे हैं, उसके लिए उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग के सेंटर बने हुए, वो सब देखना चाहता था। तो वो देखा मैंने, और मैंने उनको कहा कि हम केवल बातें नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बहुत भारत से प्रेम करते और प्रेरित हैं, हमारे यहाँ के कुछ छात्रों को आप अपने यहाँ पर पढ़ाइए। तो मैंने कहा 100 छात्र आप दीजिए, मैं पढ़ाता हूँ और उनको शिवाजी महाराज का मावड़ा बनाकर आपके पास वापस दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, आप भी हमको 100 छात्र दे दीजिए, हम भी यहाँ पर उनको पढ़ाएंगे और उनको एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ आइडिया करेंगे और कल्चर करेंगे। एक मैं आपसे जानना और चाहता यहाँ हूँ। बात बुद्धिज्म और रिलीजन की नहीं है, मैं कोई हिंदू को बौद्ध बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं मूलतः हमारे यहाँ में कोई भेद नहीं है। हम तो बुद्ध को भी विष्णु का 10वां अवतार मानते ही है बिल्कुल, ना, एक अवतार मानते हैं, 10वां एक अवतार मानते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमने इसमें क्यों कंफ्यूजन रहना है? हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, या तो मानो या तो नहीं मानो। जब पुराण मानते हैं, जब हमारा धर्म मानता है, तो बौद्ध हमारे, और हम तो बौद्ध लोगों को हिंदू ही मानते हैं, वो एक सेक्ट है, हमारे कल्चर है। एक चीज हम देखते हैं, जब भी आप कुछ शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपका विरोध होता है, लेकिन बाद में लोग आपके बात से इनकार नहीं करते हैं, मानने लग जाते हैं। जैसे आपने जाकिर नायक के खिलाफ कुछ जिहाद जो कर रहा था उसके खिलाफ आपने बोला, शुरू में आपका विरोध भी हुआ, केसेस भी शायद हुए थे, बाद में लोग मानने लगे, सर उसको भागना पड़ा देश से। देखिए ये इंटरव्यू में भी ऐसा ही है। मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, ये केवल 3 लोगों को पता था,
मतलब किसका करने जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ ये तो ऑफिस में पता चल गया था। हाँ। लेकिन किसका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ ये केवल मेरे स्टाफ में एक व्यक्ति को पता था और घर में पत्नी को पता था। बच्चों को भी नहीं पता था, भाई को भी नहीं पता था, माँ बाप को भी नहीं पता था। इतना सीक्रेट रखना पड़ा। कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा एक गया? दूसरे देश के थ्रू गया मैं, यहाँ से सीधे नहीं गया उस देश में, अच्छा। क्योंकि मैं जैसे ही सीधा बोर्ड करता यहाँ से तो कई लोगों को समझ में आ जाता, क्योंकि लोगों को पता ही है हाँ। कि भाई मुल्ला अगर सऊदी अरबिया जाएगा तो मक्का ही जाएगा तो सुरेश चौहान की अगर म्यांमार जा रहा है तो विराट को हाँ। पक्का मिलेगा, इसलिए हाँ। मैं दूसरे देश के थ्रू वहां पर गया। यहाँ से कहाँ मैंने गए? वीजा तक भारत के एम्बेसी से नहीं लिया। अच्छा। वीजा ऑन अराइवल या जो ई वीजा है वो मैंने ऑनलाइन करवाया, जो कि वहां से मिलता है। अच्छा। यहाँ के एम्बेसी में अगर मेरा पासपोर्ट जाता 4 लोगों को तो पता चल जाता। हाँ। 4 को पता मतलब होता है 40। हाँ, 40 से मतलब 400। ये तो आग की तरफ फैल जाता कि सुरेश चौहान ने म्यांमार का वीजा। तो हाँ। इतना सिगरेट रखा मैंने कि मैं उल्टा गया, मतलब म्यांमार से आगे गया और फिर वापस म्यांमार में आया। कितने दिन लगे पूरे प्रोसेस में? मैंने 8 दिन लगाए, सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए? एक इंटरव्यू। इतना इम्पोर्टेंट है? कई लाख रुपए और 8 दिन। इतना मैं तो इम्पोर्टेंट है? नेता को टाइम नहीं देता, आप जानते हैं। हाँ। टाइम सबसे ज्यादा, अगर मैं किसी बारे में सबसे खर्च करने में अगर मैं सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो समय, लेकिन इस इंटरव्यू के लिए मैंने इतना टाइम दिया। आपके जीवन में अगर 10 टॉप 10 इंटरव्यूज होंगे तो इसको आप कहाँ रखेंगे? समाधान के दृष्टिकोण से 1 नंबर पे है। समाधान और ओवरऑल? नहीं, फिर तो योगी जी की इंटरव्यू है। हाँ। और भी कई इंटरव्यू, दिग्विजय सिंह का है। आजम खान का है वगैरह वगैरह। तो मैंने तो हर इंटरव्यू से एक नैरेटिव सेट किया हुआ है। पर तो ये भी इंटरव्यू नहीं है, ये भी नैरेटिव सेट करने वाला इंटरव्यू। हमारे यहाँ पर जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं वो अक्सर ऐसे जब हम अगर करना चाहे तो उसमें काफी रोड़ा डालते हैं, बीच में अड़थड़ा डालते हैं और ऐसा नैरेटिव पुश करते हैं कि जिससे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, प्रोटेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। तो उससे कैसे बचा जाना चाहिए? देखिए, इस बार भी मैंने जब इंटरव्यू का टाइम अनाउंस किया तो इतना सेफ अनाउंस किया कि कोई विरोधी कोर्ट में जाकर स्टे न ले पाए, क्योंकि मेरे यूपीएससी जहाज को स्टे लगा हुआ है ना। हाँ। तो हालांकि इस बार भी स्टे लग जाता तो मैं डिजिटल पे तो लॉन्च कर ही देता, लेकिन मैंने इतनी सावधानी रखी कि सामने वाले को ज्यादा समझने का अवसर नहीं दिया। पता ना चले। हाँ, तो इसलिए विरोधी जो लेफ्ट वाले हैं वो तो करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि सुरेश चौहान के इनका महिमा मंडन कराए। अरे भाई, क्यों नहीं करूंगा, मेरे लिए नायक है। हाँ। मतलब उस इंटरव्यू में भले ही मैंने ये बोला है, लेकिन मैं और ज्यादा विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो नायक है, मेरा समाधान है उसमें। जैसे उनके लिए शिवाजी महाराज नायक है, वैसे हमारे लिए वो भी एक नायक है। हाँ, जो रोहिंग्या समर्थक हैं या मुस्लिम ब्रदरहुड मानने वाले लोग, उनके लिए ये खलनायक है। तो तुम्हारा खलनायक हमारा नायक, सिंपल है। मैंने उस इंटरव्यू में कहा है कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र। हाँ। तो ये कोई चोरी छुपी वाली बात हमको आती नहीं है, जो है खुल के है। उस इंटरव्यू में जब मैं देख रहा था उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे तो सभी उनकी बात सुन रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनका साथ भी दे रहे थे। हमारे साथ ये नहीं होता, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग विरोध करने लग जाएंगे आपको। तो ये देखिए, दोनों में एक अंतर है। जो बौद्ध मूवमेंट है उसमें जो मॉन्क होते हैं उनके प्रति जबरदस्त आस्था है, क्योंकि वो राजनीति नहीं करते, वो धन संचय नहीं करते, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता। वो सच में जो हमारा साधु वाली कंसेप्ट है वो है। तो इसलिए वो जो कर रहे हैं वो धर्म हित में ही कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ पर कई बार कथावाचकों ने तो कथा को बिजनेस बना दिया है, अपनी शादियों पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। कई बाकी भी साधु संतों की क्या अवस्था हम जानते हैं। तो जो लड़ने वाला है उसके पीछे हिंदू समाज खड़ा होता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लड़ने वाले नहीं है इसलिए हिंदू समाज खड़ा नहीं होता। समाज का दोष नहीं है। अभी जैसे वहां पर जो आपने जैसे कहा कि उनको पिछली सरकार ने जेल में रखा था, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो चाह रहे हैं आवाज उठाना, जो चाह रहे हैं बोलना, लेकिन वो डर जाते हैं क्योंकि उनको दबा दिया जाता है। या हमारे यहाँ पर सबसे लंबे समय तक जेल में रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? दारा सिंह जी के नाम पर, जिन्होंने ईसाई धर्मांतरण करने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। वो अभी भी जेल में। इस देश में 68 सीआरपीएफ के जवानों को मारने वाले माओवादी बाहर निकल गए हैं। मुंबई के ताज होटल पर हमला करने वाला जो मिला वही उसी को तो हमने कुछ किया, बाकी किसी का कुछ नहीं कर पाए। कितने आतंकवादी जेल में आज भी है, कितने कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले आज राजनेता बनकर कश्मीर में विधायक बना है, कोई मंत्री बना है, कोई क्या बना है। दोनों की तुलना समझिए, नहीं हमको समझना पड़ेगा। अंत में आपसे मैं पूछूंगा कि जब आप म्यांमार के लिए जा रहे थे तो उस टाइम जैसे सिविल वार जैसे जिक्र किया हमने, आर्मी रूल था वहां पे। देखो, मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। और जब आप समझ गए?
जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को मिलने जा रहे थे तो संभाजी महाराज को साथ लेके गए थे। उन्होंने कहा आप तो जा ही रहे हो, आप हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का अगला भविष्य भी साथ लेकर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि माँ भवानी को प्रार्थना करके जा रहा हूँ, मैं मरूंगा ये मुझे डर नहीं है, औरंगजेब और उसके शासन को समाप्त करके आना है मेरा लक्ष्य है। उसमें अगर शिवाजी मिट भी जाएगा तो भी कई शिवाजी खड़े होंगे। तो हमने भी कहा अगर मेरे साथ वहाँ कुछ हो जाए तो और सुरेश चौहान के खड़े होंगे। तो ये बात पहले से मालूम थी कि हाँ? आर्मी रूल है, कुछ भी हो अरे सकता है। वो तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। और वहाँ पर जो भारतीय लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मैं उनके संपर्क में था। वो लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया मेरे उतरने से लेकर, मतलब मैं तो म्यांमार सरकार से मेरा कोई विवाद नहीं, इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे उनका कोऑपरेशन भी चाहिए। लेकिन मैं फ्लाइट में बैठा तो मेरा सीट नंबर चेंज करके पहली रो किया गया और मेरे बगल में एक अधिकारी वाला व्यक्ति आके बैठ गया और मैं मोबाइल में कुछ भी करता था तो ऐसा देखता था। तो मैं समझ रहा था कि ये मॉनिटर कर रहा है, लेकिन मुझे कोई डरने वाली बात थी नहीं। मैं म्यांमार के खिलाफ कुछ करने नहीं जा रहा था। हाँ। मैं हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ करने वाले लोगों की मदद लेने जा रहा था। हाँ। तो जब उतरा तो उन्होंने मुझे कुछ देर के लिए होल्ड किया, वहां पर डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी थी क्योंकि वो बड़ा चिंता कर रहे थे क्या करे, जाने दे नहीं जाने दे। फिर उन्होंने मेरे पीछे सिविल पुलिस लगा दी, तो मुझे पता था थोड़े मेरे खिलाफ है तो मेरी रक्षा के लिए, तो पूरी चिंता कर रहे थे। यहाँ तक कि मैं जिस होटल में रुका उस होटल में कई मुसलमान आके रुक गए। होटल में मुस्लिम्स थे? और तो वहाँ है ही ना, मैं तो मंडाले में क्या है इंटरव्यू, तो मंडाले के आसपास के मुसलमान आके रुक गए तो सिविल पुलिस भी आके रुक गई। अच्छा। उन्होंने मेरा पूरा प्रोटेक्शन दिया, मेरी चिंता मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो तो उनकी सरकार को करनी थी। सब पूरा प्रोटेक्शन मिला हाँ? आपको। अभी जब इनका इंटरव्यू आप ले रहे थे उसमें उन्होंने जो जिहाद है उसके बारे में जिक्र किया था, और अभी अगर हम भारत में देखते हैं, क्योंकि अब तक तो ऐसा था कि जिहाद मतलब ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इस तरीके से देखा जाता था। तो अभी जो हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, नासिक में एक केस हुआ, तो ये जो केसेस हो रहे हैं तो ऑडियंस के लिए जिहाद ये तो मेरा शब्द है। हाँ, मैंने इसको कॉइन किया हाँ, पहली वही बार 9 अगस्त 2005 को। मेरे बाद फिर लोग बोलने लगे यूपीएससी जिहाद, लैंड जिहाद, ये मेरे शब्द हैं। तो मैं तो ये सारे शब्द कॉइन करता हूँ, ये भी उन्होंने, मैंने कॉइन किया, ये उनको भी पता था। वहां पर भी लव जिहाद और जिहादी ही बोलते हैं। तो इसलिए विराथू जी को ये पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो जो आपका मुख्य प्रश्न था कि सुरक्षा का खतरे वाला जो पार्ट था, तो हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, वो देखेंगे। यहाँ तक कि मैं म्यांमार जाने के पहले मेरे पासवर्ड, मेरा बैंकिंग पासवर्ड मेरी पत्नी को देके गया था। मेरा फोन का मैंने क्लोन किया था, मेरे फ़ोन में जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पर जो दूसरा फ़ोन था मेरे पत्नी के पास, उसमें वो सारी गतिविधि आ रही थी, व्हाट्सएप से लेके SMS से लेके, मेल से लेके, लोकेशन से लेके, बैंकिंग डिटेल से लेके, वो सब मैंने क्लोन करवा के गया था कि कल अगर मुझे अरेस्ट ही कर दे, पता नहीं, तानाशाही सरकार है, पता नहीं भारत सरकार मुझे छुड़वाने में कितना समय लग जाए, क्या हो जाए, अपहरण ही हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने सारा इंटरनल ट्रैवल वहाँ एयरक्राफ्ट से किया, बाय रोड का ज्यादा रिस्क नहीं लिया। मतलब खतरा आपको पता था, लेकिन हाँ, फिर पूरा भी पता गए ही गए। ऑप्शन ही नहीं था, वो भारत नहीं आ सकते थे। क्यों? नहीं ना, अभी उनको तो वीजा नहीं मिला है ना, उन्होंने अभी अप्लाई किया है, तो उससे और दूसरा मुझे ग्राउंड जाकर देखना था ना, मुझे युद्ध भूमि में जाकर देखना था समाधान। वो भारत में आकर केवल बोल ही सकते थे, हाँ। वो तो हमने पढ़ा भी था, लेकिन हमको देखना था क्या है मंडाले। मंडाले में लोकमान्य तिलक वहां के जेल में थे। मुझे किस्सा मैं बताना चाहूंगा। मैं मंडाले के भारत के बहुत क्रांतिकारी वहाँ रखे हुए थे, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से, और इसलिए ब्रिटिशर चाहते थे कि वहाँ तक कोई पहुँचे नहीं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत से लोगों को मंडाले जेल में रखा था। एक बड़ा पुस्तक, अच्छा पुस्तक लिखा था, और पत्रकार के रूप में केसरी शुरू किया था लोकमान्य तिलक जी ने, तो उनको मंडाले के जेल में डाला गया। उस जेल को मैं देखने गया। मेरे पूर्वज भी क्रांतिकारी जो थे उनको भी मंडाले जेल में रखा गया था, हमारे पूर्वज। अच्छा, आपके घर के? हाँ, तो मैं जब मुझे पहले ही इन्होंने बोला था जो स्थानीय लोग हैं कि आपको वहाँ देखने को जाने नहीं देंगे, फलाना फलाना जो भी है, लेकिन मैं लास्ट रिस्क लेके गया। जब मैंने पूरा इंटरव्यू किया, इंटरव्यू को मैंने भारत भिजवा दिया, इंटरनेट के थ्रू। फिर मैंने कहा मुझे पकड़ा जाए, फोन लिया जाए, कुछ भी किया जाए, डिलीट किया जाए, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं। फिर मैं वहाँ गया, आर्मी रूल है, तो मंडाले जेल के सामने गया और मैंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। मैंने अलाउड नहीं है। तो मैंने उस व्यक्ति के आंखों में देखकर कहा कि मेरे पूर्वज इस जेल में रहे हैं। ये आपने उसको बताया? हाँ, और मैं इस जेल को देखना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ, और यहाँ की मिट्टी लगाना चाहता हूँ। तो वो कुछ कन्विंस हो रहा है मुझे लगा। तो उसके बाद के शब्द से वो सबसे ज्यादा कन्विंस हुआ। मैंने कहा कि ये इतना बड़ा 12 माइल का किला है, बहुत बड़ा किला है,
आपके राजा से आपको प्रेम है? उन्होंने कहा। मैंने कहा आपके राजा को, म्यांमार के राजा को ब्रिटिशों ने हमारे महाराष्ट्र में रत्नागिरी में नजर कैद किया था, मैं वहां से आया हूँ। तो उसने बस मेरे पैर नहीं छुए। मतलब देखिए वो भी भले आर्मी मैन था, लेकिन उसको राजा के प्रति आत्मीयता थी, प्रेम था, स्नेह था। तो उसने मुझे कहा कि आप पासपोर्ट रख दीजिए, अब जाइए। अब 12 माइल का किला, एक कोने से दूसरे कोने, और गाड़ी अंदर लेके नहीं जा सकते थे। और वहाँ इतना सम्मान, पैदल ही चलना, वहाँ इतना सम्मान है कि अगर कोई साइकिल पे या बाइक पे आता है तो जो मेन द्वार है ना, वहाँ लोग उतरते हैं और पैदल लेकर चलते हैं गाइड उसको, क्योंकि सम्मान में। देखिए आज भी इतना हम क्या, हमारे राजाओं का क्या सम्मान करते हैं? कुछ नहीं। हमारे बॉलीवुड ने तो राजाओं को विलन बना दिया। तो मैं गया वहाँ पे सम्मान, तो वहाँ एक बाइक वाला मिल गया। तो मैंने उसको कहा कि मैं भारत से आया हूँ, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने AI का उपयोग करके ना एक 20-25 वाक्य लेकर गया था। अच्छा। कि जो डालते ही चैट जीपीटी को कमांड देते ही वो बर्मी में बोलता था। तो उन वाक्य पे, कमांड पे मैंने कहा कि मैं सुरेश चौहान के ऐसे ऐसे आया हूँ, और मैं ये आपका जेल देखना चाहता था, मेरे पूर्वज यहाँ थे और आपके राजा वहाँ पर थे। वो इतना प्रभावित हुआ, खुश हुआ। लोग कहते गरीब देश है, पैसे की लालच में मुझे घुमाए। नहीं, मैंने उसके बाद उसको अच्छे खासे पैसे देना भी चाहा, उसने कहा नहीं, लिया नहीं। उसने मुझे पूरा किला दिखाया बाइक पे, उसका भी वीडियो है। सम्मान था, तो सम्मान था। तो म्यांमार के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा ही खून है। बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ मंदिरों में गया मैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, दुर्गा मंदिर में भी गया। इंटरव्यू में आप बार बार बोल रहे थे ब्रह्मदेश ही था ना, उसका नाम ही ब्रह्मदेश था। वो भड़के नहीं, कुछ नहीं, बुरा नहीं माना, जो सत्य है ना, था ही। देखिए बौद्धों को, भारत के बाहर के बौद्धों को हिंदू से कोई समस्या नहीं है, और भारत से भी नहीं है। क्यों रही? वो तो उनकी पुण्य भूमि है। उनके लिए तो वो ये है ना, पुण्य भूमि। जो यहाँ पे राजनीतिक बौद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, उनको समस्या, मॉन्क नहीं है, कोई राजनेता लोग हैं, उनको समस्या है। लेकिन मैं इस अभियान को अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये मेरे लिए 30 मिनट का इंटरव्यू नहीं था, इसके लिए मैंने 7 दिन दिए शूट करने में। अब मैं इसको महीनों चलाऊंगा, अलग अलग एंगल से। जैसे आपको पॉडकास्ट दे रहा हूँ, ऐसे अलग अलग लोगों को दूंगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये इनकी इंटरव्यू दिखने वाली है, उसके बाद मेरे से चर्चा होने वाली है। तो मैं सारे एक्टिविस्टों को अपील कर रहा हूँ कि आप ये ऑपरेशन विराथू, इसको अंजाम तक लेकर जाना है। तब तक जब इस देश का आखिरी घुसपैठिया इस देश से निकाला नहीं जाता और इस्लामीकरण हिंदुस्तान का न होने की गारंटी नहीं होती, तब तक विराथूजी आंदोलन को हम चलाएंगे। आपने जितने मुद्दे उठाए हैं सभी को अंजाम तक पहुंचाए, लेकिन 2 सवाल और बचे हैं इसके ऊपर। पहला तो ये कि जो आप उनको लेकर आए हैं, क्या स्पीचेस आप उनका होगा विराथू जी का भारत के अंदर? कुछ चीजें गुलदस्ते में रखना चाहूंगा, क्योंकि उनका वीजा होने दीजिए, उनको ये आने भी दीजिए। वो आना चाहते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसी नपुंसक सरकारें हैं कुछ राज्यों में कि वो विराथू जी के घोषणा के पहले ही वहाँ विरोध हो जाएगा, तो उनको आने नहीं देगी, आ ही नहीं पाएंगे। हाँ, इसलिए अभी मैं उनको कौन से राज्य में लेके जाऊंगा ये नहीं बताऊंगा। अभी तो मैंने 2 जगह की केवल घोषणा की हुई है कि मैं उनको लेके जाऊंगा, बिहार और महाराष्ट्र। बाकी जो लोग लेकर अपने राज्य में आना चाहते हैं, हम लेके आए, उनको संपर्क करिए, मैं प्रयास करूंगा। अंतिम सवाल है, क्या जो एक्सचेंज ऑफ कल्चर है ये जारी रहेगी? कोई एक्सचेंज नहीं है, एक ही है। एक्सचेंज तब होगा ना जब अलग होगा। हाँ, एक्सचेंज तब होगा जब मेरा अलग है, उनका अलग है। हम एक ही है, कपड़े पहनने, मतलब खान पान, रहन सहन सब एक है, सारे सब जो है, भूषा, भाषा, सब एक है। सूरज जी, आपने हमसे बात किया हमारे पॉडकास्ट पे, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। हम चाहेंगे कि आपके जो संदेश हैं पूरे देश तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर आते रहते हैं, और मैं बहुत कम लोगों को इंटरव्यू देता हूं जिसमें मुझे लगता है कि ये लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, केवल व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे, उनको देता हूं। और उसी कड़ी में मैं आपको देता हूं। मैं आपके दर्शकों को भी कहूँगा कि विराथू जी की इंटरव्यू देखिए। अगर आप दूसरे राज्य से है और आप इसका भाषांतर करके भी आप यूज़ करना चाहते, तो सुदर्शन का विराथू जी का इंटरव्यू कॉपीराइट फ्री है। कोई भी अपने प्लेटफॉर्म पर पूरा इंटरव्यू भी डाल सकता है, छोटा मोटा उसका हिस्सा भी यूज कर सकता है। हम कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य उस इंटरव्यू से पैसे कमाना नहीं है, हिंदुस्तान बचाना। सर, जैसे जिहाद जो शब्द है ये आपके द्वारा लाया गया है, और बहुत सारे जो लेफ्ट विंग वाले हैं, इंक्लूडिंग ध्रुव राठी के कई सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें वो बोलता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी से फैलाई जा रही है ताकि एक फियर मॉन्गरिंग क्रिएट की जा सके। तो ये जिहाद बेसिकली क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? नहीं, जिहाद तो इस्लाम का वर्ड है, मैंने उसके आगे पीछे शब्द लगा दिए। मतलब जिहाद तो उनका धर्म युद्ध उनके हिसाब में है।
मैंने उसके आगे लव लगा दिया तो लव जिहाद किया। लव जिहाद मैंने ही कॉइन किया हुआ है, तो पहले तो लव जिहाद ही आया, उसके बाद मैं थूक जिहाद, उसके बाद फिर अन्य अन्य जिहाद लाया। लैंड जिहाद। यूपीएससी जिहाद मेरा बहुत सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई रहा का तो यूपीएससी जिहाद रहा, फिर नौकरशाही जिहाद रहा, फिर उसके बाद लैंड जिहाद रहा, उसके बाद तमाम अब ये कॉर्पोरेट जिहाद भी मैंने लाया हुआ है। और अभी एक नया आने वाला है, आपका इंटरव्यू टेलीकास्ट हो तब तक सुदर्शन पे चल जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो डिजिटल एंट्री सुदर्शन पे होनी चाहिए। तो अब पेइंग गेस्ट जिहाद चल रहा है, पीजी जिहाद। पीजी जिहाद, हाँ। या भी सुदर्शन पर आ चुका होगा आपकी इंटरव्यू टेलीकास्ट होने तक। तो तमाम प्रकार के जिहाद है, मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, अब तक मैंने 48 प्रकार के जिहाद लाए। ये जो लव जिहाद है इसका मतलब क्या है? पर एक्चुअली क्या है कि लव प्रेम है और जिहाद युद्ध है। तो युद्ध करने के लिए प्रेम का सहारा लेना, ये वाक्य नहीं हो सकता, शब्द में चाहिए, इसलिए मैंने दो शब्दों को एक करके लव जिहाद बना दिया। नहीं तो वाक्य तो होता तो लंबा वाक्य होता, तो नाम चाहिए किसी न किसी कैंपेन को, तो वो मैंने लव जिहाद बना दिया कि प्रेम के जाल में फंसाकर युद्ध किया जाता है, क्योंकि उनके लिए काफिरों के औरतों को इस्लाम में लाना, उनका रेप करना, उनसे बच्चे पैदा करवाना, ये मजहबी कर्तव्य है। इसलिए युद्ध मतलब धर्म युद्ध और प्रेम का जाल मतलब लव। नहीं तो ब्रिटेन में तो इसको ग्रूमिंग गैंग कहते हैं। ग्रूमिंग गैंग, हाँ। एक चीज है कि तो मैं भारत को क्या समझता है उस स्टाइल में समझाने के लिए इस शब्द का उपयोग। एक चीज है कि 6 साल पहले 5 साल पहले आपने जो शो लेकर आ रहे थे यूपीएससी जिहाद के ऊपर, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। शायद भारत का पहला शो था जिसको कोर्ट ने स्टे लगा। मेरे ख्याल से भी उसका पहला शो होगा, पहला भी और आखिरी आखिरी भी उसका होगा। सो तो 6 साल हो चुके हैं, शो नहीं आया, कब आने का हाँ, चांस है? 3 एपिसोड आ चुके हैं और मैं आपके दर्शकों को कहूंगा कि यूपीएससी जिहाद यूट्यूब पर देखिए, कितना खतरनाक है। नौकरशाही में घुसकर किस तरीके से पूरे सिस्टम पर कब्जा करते। वो कश्मीर फाइल में फिल्म में डायलॉग है ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। तो वो सिस्टम पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। हिंदू घटेगा वैसे बीजेपी के सीट घटेंगे, बीजेपी के नेता घटेंगे, सांसद घटेंगे, विधानसभा के उम्मीदवार घटेंगे, मुख्यमंत्री घटेंगे, केंद्र के मंत्री घटेंगे और उनके नौकरशाही में लोग बढ़ेंगे। एक विशेष ये भाषा जिना का एजेंडा था। विशेष भाषा का प्रयोग करके यूपीएससी के थ्रू चयन कराया जा रहा था। क्या था ये पूरा मामला? नहीं मतलब यूपीएससी मतलब मूल एजेंडा क्या है? हाँ। मूल एजेंडा है कि नौकरशाही में घुसो। हाँ। जिना का ये कहना था। हाँ। उस एजेंडे को भारत में लाने के लिए इन्होंने एक ढिंडोरा पीटा कि मुसलमान गरीब हैं, अशिक्षित है, उनका सिस्टम में सहभागिता नहीं है। तो फिर क्या कहा गया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कि मुसलमानों का संसाधनों पर पहला अधिकार है। उस थ्योरी में फिर उनको पहला अधिकार देना है तो फिर नौकरशाही में एंट्री चाहिए। तो 13 मार्क्स उनको ज्यादा दिए जाते थे। वो कैसे दिए जाते थे पूरा इस शो में आपके 20 मिनट के इंटरव्यू में मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं कहूंगा कि यूपीएससी जिहाद देखिए, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे एक व्यक्ति जो लिखित परीक्षा में उसको लिमिटेड मार्क पड़ रहे हैं, उसको ओरल में कितने गुना ज्यादा पड़ रहे हैं। आईक्यू लेवल एक व्यक्ति का होता है ना कि सामान्यतः यूपीएससी में बैठने वाले सारे छात्रों को अगर एक्स मार्क पढ़ रहे हैं लिखित में तो ओरल में x1 पढ़ेंगे, x2 पढ़ेंगे, x10 तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो पढ़ सकते। मुसलमान को क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ। ये मेरा सवाल था और फिर मैंने एवरेज मार्क्स निकाले कि 13 मार्क्स ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब आपने प्रूफ के साथ तो ये यूपीएससी जिहाद ये था कि नौकरशाही में घुसने का तरीका। और ये केवल यूपीएससी के थ्रू नहीं हो रहा है, ये तो जो स्टेट जैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी है वैसे हर स्टेट में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, रिक्रूटमेंट है, लोकल स्टेट रिक्रूटमेंट, उसमें भी हो रहा है, पुलिस में भी हो रहा है। तो नौकरशाही जिहाद तो आप देखिए किसी मॉल का मैनेजर मुसलमान बना दीजिए। मैंने अपने शो में बताया रिलायंस का यहाँ पर स्टोर खुला जीआईपी मॉल में, तो मैं देखने गया ऐसे ही पूरे परिवार के साथ। एक बार गए थे, 5-7 साल पुरानी घटना होगी। तो एक लड़का आया, उसने मेरे पैर छुए, तो दर्शक होगा, अपना फैन होगा, फोटो खींचा। 3 दिन बाद एक कार्यकर्ता ने मुझे फोन किया कि सुरेश जी हमारे कार्यकर्ता का जॉब इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने आपके साथ फोटो खींचा। तो मैंने कहा की घटना है? बोले ऐसे ऐसे जीआईपी में एक ऐसी ऐसी घटना घटी। तो मुझे रिकॉल हुआ कि हाँ किसी ने फोटो खींचा था। हाँ। तो मैंने कहा बोला उसको क्या कारण रहा? हाँ। उसने कहा कि वहां पर कोई मुसलमान मैनेजर है और उसको गुस्सा आया कि भाई सुरेश चौहान के पैर छू के फोटो खींच रहा है। हाँ। हटा दिया। तो फिर मैं रिलायंस के पीछे पड़ा और हटवाया मैंने उस मैनेजर को। वो हटा। तो उसने मुझे बताया, उस लड़के ने, कि वह 80% स्टाफ रिलायंस किसका है? अंबानी का। अंबानी कौन है? हिंदू है।
सनातनी इतने अच्छे, हाँ, लेकिन मंदिर में एक जाते हैं। मैनेजर उन्होंने मुसलमान रख दिया, पूरी सिस्टम नीचे उसने मुस्लिम ला दी। अब 80%। महिंद्रा में क्या हो रहा है, टेक महिंद्रा में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वहां पर लड़के मुसलमान लिए जाते हैं, लड़कियां हिंदू ली जाती हैं। तो अच्छा। ये नौकरशाही में घुसकर सिस्टम पर कब्जा करने का उनका तरीका है। लेंस कार्ट में यही हो रहा। मैं लेंस पीयूष कार्ड में गोयल। अलग हो रहा है। लेंस कार्ड में वहां पर भी आप मैनेजर का एक कल वाला वीडियो आया है, उसमें भी नाजिया इलाही का। नाजिया का, हाँ। उसमें भी वो मुसलमान है। हाँ, और नीचे तो ये तरीका है उनका, तरीका उनको पता है कि एक जिहादी बनेगा, जामिया का एक जिहादी अगर जिलाधिकारी बनेगा तो नीचे जिले को पूरा बदल दीजिए, आपका सांसद आपका हो, मंत्री आपका हो, विधायक आपके हो, जो होना है आपका होने दीजिए। टीसीएस का एक मैटर आता है और बहुत एक मेन स्ट्रीम मीडिया में चला जाता है। क्या आपको लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया मजबूर हुआ हमारे कारण चलाने को। हाँ। 15 दिन नहीं चला है मेन स्ट्रीम मीडिया में। आपने सबसे पहले चलाया? हाँ, वहां तो मिसकंडक्ट चला रहे थे कि ऑफिस के अंदर का एक मिसकंडक्ट है। हाँ, लॉ एंड जब ऑर्डर मुझे नासिक यात्रा के दरमियान ये पता चला तो हमने फिर परिवार वालों और कंप्लेन करने वालों को धानस बांधा। हमने कहा कि आप लोग लड़ो, सत्य है, हम आपको कोई झूठ करने के लिए नहीं कह रहे, आप हमारे पास आए तो आप इसको करो। तो फिर मैंने उसको कारपोरेट जिहाद नाम दिया। मैं उसको भी लव जिहाद दे सकता था। हाँ। लेकिन वहां लड़के भी इन्वॉल्व है। हाँ। मतलब लड़कों को भी डोमिनेट किया गया हाँ, है। हाँ, हाँ। इसलिए मैंने उसको कारपोरेट जिहाद नाम दिया। और कारपोरेट में जबरदस्त जिहाद चल रहा है। आप टाटा के कंपनियों में अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। पर कोई ये बोलेगा कि जो काबिल है उसको ऊपर लाया जा रहा है, अब वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, जो काबिल है वो आए, किसने रोका है काबिल आने को। लेकिन काबिल ना होते हुए भी काबिल दिखाया जाए और गधे को घोड़े की झूल पहनाकर अगर उसको घोड़ा बनाया जाए हाँ। तो दौड़ेगा नहीं ना, वो तो लात मारेगा। हाँ। तो वही किया जा रहा है। क्या और यहाँ तो गधा भी नहीं है, सुअर है, इसलिए गंद फैलाएगा। क्या ये मामला आपको लगता है, क्योंकि आपने स्टार्ट किया, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया इसको, क्या ये मामला टीसीएस तक ही सीमित है? नहीं, क्या ये हर एक ऑफिस में? आइसबर्ग है, ये आइसबर्ग है। एक छोटा सा हिस्सा है पूरे तंत्र का। ये हर लोग आते नहीं सामने। ये हर सोचिए, इतने बड़े कंपनी में काम करने वाली लड़कियां डर रही थी। उसमें एक लड़की का स्टेटमेंट आया है, वो केवल टीसीएस की लड़की के साथ नहीं है। एक लड़की का विवाह हुआ और उसका पति पुणे में जॉब करता है, वो वहां जॉब करती है। वो उसको कहता है कि तुम्हारी शारीरिक भूख कैसे पूरी होती है, ऐसा पति तो पूछता है? तुम्हारा इतने दिनों बाद आता है, तो मैं तुम्हारी शारीरिक भूख पूरी करूंगा। ऐसा पूछता है? हाँ, ये स्टेटमेंट्स में है। मतलब पुलिस एफआईआर स्टेटमेंट पे? हाँ, वो जो पुलिस पुलिस ने ने स्टेटमेंट दिया है उसमें वो लड़की के लिए जिहादी ऐसा कहता था। उसको साइज पूछता है, तुम्हारी ब्रा की साइज क्या है, पैंटी की साइज क्या है। अरे कोई किसी को कपड़े दे तो सौभाग्य वस्त्र देते हैं। मतलब सौभाग्य वस्त्र का मतलब हुआ कि पहनने के कपड़े, खास करके साड़ी जिसको पल्लू है ऊपर सर पे लेने वाला, उसको सौभाग्य वस्त्र कहते हैं। ये सौभाग्य वस्त्र नहीं दे रहा है, ये अंतर वस्त्र दे रहा है। उसकी साइज पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनर गारमेंट्स। हाँ, उसकी बहन का अगर कोई पूछे तो क्या करेगा? फिर चिढ़ जाएगा, फिर उसको लगेगा। जो कह रहे कि टीसीएस में कोई जिहाद नहीं हुआ, मैं कहता हूं कि तुम्हारी बहन का, ऐसा कहने वाले व्यक्ति की बहन के अंडरगारमेंट की साइज और ब्रा की साइज पूछेगा तो उसको क्या करेगा? खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। ये ऑर्गेनिक था, ये पूरा एक रैकेट चल रहा है? जिहाद ऑर्गेनिक होता है, रैकेट को सिस्टम देनी पड़ती है, तो दिया जा रहा है सारी सिस्टम में। मैं कहता हूं कि लोग सामने नहीं आ रहे। कई बार तो क्या होता है कि एक वेस्टर्न फिलोसोफर का वाक्य है कि अगर आप बलात्कार का विरोध नहीं कर सकते तो उसका आनंद लीजिए। तो हिंदुस्तान के कई लोग तो विरोध नहीं कर पा रहे, इसलिए आनंद ले रहे हैं। खतरनाक स्थिति पर पहुंचो, ये आइसबर्ग है। मुझे आप कंपनी का नाम बताए, कोई भी कंपनी हिंदुस्तान की बची नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी शिकार है, मीडिया हाउस शिकार है। मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान प्रोड्यूसर, चैनल हेड और अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं। वहां की लड़कियों का डिटेल निकालिए, कोई लड़की सामने नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, वकील बने हुए हैं बहुत बड़े पैमाने पर। वो वकीलों के पास के, हमारे पास अभी कुछ केसेस आए, हम कुछ डाटा गैदर कर रहे हैं। मतलब मीडिया इंटर्नशिप के लिए लड़की को लिया जाता है। हाँ, हिंदू लड़की को। भाई तुम मुसलमान लड़की क्यों नहीं लेते, हिंदू लड़की लेते हो? ये फॉर्मूला है, पैटर्न है, सब जगह एक जैसा। तो क्या आपको लगता है कि जो जितने भी केसेस आ रहे हैं मीडिया हाउसेस से, आप कवर करने जा रहे हैं इसको? अभी बहुत जल्दी नाम लेकर कवर करेंगे? अभी देखिए, एक का तो पीछे लिया ही था हमने, लेकिन अभी मैं एक केस पर, कभी हम एक केस को घटना माना जाता है और कई केसेस को फिर पैटर्न माना जाता है। तो पैटर्न की
प्रतीक्षा करें कि पैटर्न स्थापित होना चाहिए। तो इसके पीछे जो पैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता पैसा भी है, उनका एक्स्ट्रा एफर्ट्स है। देखिए वो भी तो अपनी मजहब का काम कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। और आपके आपके तो खिलाफ है, लेकिन उनका तो अपना काम हो रहा है। तो जहाँ वो सब कुछ आपके हिंदुओं की तरह पैसे कमा कर ऐश कर सकते थे, वो छोड़ कर वो एक ग्रुप बना रहे हैं मुसलमान लड़कों का, उसमें एक मुसलमान लड़की है, वो एक दूसरे को लीड दे रही है, बताया जा रहा है कि तुम इतना करो, तुम इतना करो। मतलब तय हो रहा है कि किसने अंडरगारमेंट का साइज पूछना है, किसने आगे की स्टेप की बात करनी है। पूरे जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी हाँ, होती है। पूरा पूरा मॉड्यूल है, हम्म और ऐसा करने वाले को रिवार्ड्स है। जो करके लाएगा। नासिक में मैं नासिक पुलिस को आपके इंटरव्यू के थ्रू अपील करता हूँ कि टीसीएस में जो कारपोरेट जिहाद हुआ, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मौलाना होगा। उसकी अभी तक गिरफ्तारी अगर नहीं हुई है तो एक चिंता का विषय है। वो कौन से मस्जिद में हो जाते थे, वो मौलाना इनको पुरस्कार देता होगा, रिवार्ड देता होगा, बख्शिश देता होगा, प्रोत्साहित करता होगा। उसकी गिरफ्तारी होना भी उतनी ही जरूरी है। आमतौर पर पुलिस भी हिचकती है किसी मौलाना को गिरफ्तार करने के लिए। इसलिए तो अभी तक मौलाना पे हाथ नहीं डाला है। अभी मतलब मेरे कांटेक्ट में एक लड़की है और वो शादीशुदा है। उसने मतलब जो फोटोशूट ये सब होते हैं तो उस सिलसिले में उसने फोटोशूट कराया था, और वो लड़का जो है उसने अपना नाम आर्यन बताया था। एंड देन उसके बाद कुछ समय बाद पता चलता है कि वो सलमान है, और देन उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसके पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ये महाराष्ट्र की ही बात है। उसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट की, क्योंकि वो मतलब पढ़ी लिखी है, उसको पता है सब कुछ, लॉ पता है, उसने ये किया। लेकिन फिर भी वो जो लड़का है वो लड़का फरार है। तो ये जो उनको इतने, और अच्छा खासा वकील उसने हायर किया है बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। देन उसके बाद एंटीसिपेट नहीं मिली तो मेन बेल मिल गई उसको। तो ये सब जो पैसा उनको मिलता है, क्योंकि एकदम गरीब है, वो छोटी सी स्टॉल चलाता है, तो ये पैसा उनको कहाँ से आता है? देखिए ये पूरा एक, मैंने कहा ना कि अगर कोई मौलाना कहता है कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं जो हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना सकते हैं, तो पैसे देने वाले पीछे बैठे हुए। और वो कोई खाड़ी देशों से आता है कहने वाली बातें है ना, वो तो मूर्खता है। ये सच है कि खाड़ी देशों से पैसा आता है, वो बड़े कामों के लिए आता है, बड़ी मस्जिदें बनाने के लिए, बड़े बड़े जलसे करने के लिए, बड़े बड़े नेटवर्क खड़े करने के लिए। लेकिन ये इंडिविजुअल जो लव जिहाद का पैसा आता है, उस शहर में कोई ना कोई मुस्लिम बिजनेसमैन होता है, वही करता है। मैंने तो कई शहरों में इस पैटर्न को एक्सपोज किया है, अहिल्यानगर से लेकर तमाम जगह पर। नासिक में भी नासिक का मुस्लिम बिजनेसमैन होगा जो सपोर्ट करता है। इंदौर में वैसे केसेस हैं। क्योंकि ज़कात का भी पैसा है, और वहाँ भी यही होता है सभी जगह। मैंने तो अपनी कैसे बने इस्लामी देश पुस्तक में दुनिया भर के पैटर्न को रिवील किया है कि कैसे दुनिया भर में एक जैसा पैटर्न है। लेंस कार्ट के जो मालिक होते हैं, लेंस कार्ट की एक गाइडलाइंस आती है कि आप कलावा नहीं पहन सकते, टीका नहीं ला सकते, लेकिन बुर्का पहन सकते हैं। जो रिलीजियस सिंबल्स हैं सिर्फ एक फैथ को देकर टारगेट किया जाता है। मैं एक हमारे इसमें ऐसे कई हिंदू हैं जिनको हिंदू होने का स्वाभिमान तो दूर, इनको हिंदू होने पर ग्लानि है, पीड़ा है, नीचता का भाव है। और मुसलमान के प्रति उनके मन में, वो उसका मालिक तो टोपी पहन के गया था किसी शो में, मैंने देखा था, मतलब मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? वो भी हिंदुस्तान में हिंदू नाम लगाकर, वो भी वैश्य समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति। ये बीमारी है, वो विक्टिम है उसका, वो वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसको जिहाद। उसको ठीक करना जरूरी है। वो बीमार है, वो खुद मान ही नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ। अभी माफी का स्टेटमेंट आया है, मैंने माफी बहुत चौधराई से मांगा गया। नहीं, अभी लेटेस्ट में आया है, शायद गाइडलाइन चेंज की है और माफी मांगे, ऐसा मैंने अभी आपके इंटरव्यू के 10 मिनट पहले पढ़ा था। अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं कहता हूं कि लेंस कार्ड का मालिक को जिहाद का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वो बेचारा अपराधी नहीं, पीड़ित है, उसका वो दूर करिए। मैं उसके घर वालों को, मित्रों को कह रहा हूँ कि उसका इलाज करिए, उसका भूत उतारना हो जिहाद का, तो सुरेश चौहान के फ्री में सेवा देने के लिए तैयार है। एक अच्छा बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। हमको उसको 10 नहीं करना है, हमको उसको बचाना है। इसके लिए उसके मालिक का, लेंस कार्ड के मालिक का जिहाद का भूत उतारने की जिम्मेवारी मैं लेने को लिए तैयार। क्या इस बात की संभावना है कि उनके नजर में उनको बिल्कुल मालूम नहीं होगा कि गाइडलाइंस कैसी है? सब पता है, हिंदू कुछ करता ही नहीं ना, वो नीचे से हो रहा हो। हिंदू को कुछ करता ही नहीं है। अरे भाई, वो केवल गाइडलाइन नहीं थी, वो गाइडलाइन फॉलो होती है कि नहीं, इसका ऑडिट होता था। लोग विजिट करते थे मॉल में, और एक व्यक्ति ने, पुणे के किसी उनके फॉर्मर स्टाफ ने
स्टेटमेंट दिया है कि मैंने कलावा पहना था इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये तो केवल गाइडलाइन नहीं थी, उनके दिमाग में है, फतवा था, सुल्तानी फतवा, आदेश पालन होना ही चाहिए। क्या रिजल्ट्स आएंगे जो आउटरीच हो रहा है लेंसकार्ट के अगेंस्ट और टीसीएस के अगेंस्ट, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके उनके अगेंस्ट? देखिए, इसमें कई प्रकार के इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट तो इतना हो रहा है कि लोगों को शत्रु बोध बढ़ रहा है। हाँ, घटनाएं घट रही है, बार बार घट रही है, तो जितनी ज्यादा घटना घटेगी उतना लोगों तक जाती रहेगी। किसी को एक घटना से, किसी को 2 घटना से, किसी को 4 घटना से, किसी को 25वीं घटना से, किसी को 5 से, किसी को अपने शहर से। ये जब घटेगा अपनी इंडस्ट्री से, तब लोगों को लगेगा कि हाँ वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि हिंदू स्वीकार ही नहीं कर रहा था। फिर दूसरी स्टेप आती है कि फिर शत्रुबोध तैयार होगा। फिर शत्रुबोध के बाद कुछ लोग केवल शत्रुबोध ही पैदा करके चुप बैठ जाएंगे, कुछ लोग उसके खिलाफ एक्शन में आएंगे, फिर नीति बनेगी, मांग होगी। तो ये कई मल्टीपल इसके परिणाम होने वाले हैं। पर अभी जैसे क्या होता है कि जो लड़की है वो नहीं आ पाती सामने, नहीं बोल पाती, अलग अलग तरीके के डर होते हैं। एक तो होता है कि जॉब चली जाएगी, या होता है कि मतलब कोई अटैक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या एक ऐसी कोई इकोसिस्टम बन सकती है जो अप्रोच जो है वो इजी रहे? क्योंकि उनके लिए, जैसा आपने कहा कि उनके लिए अप्रोच बहुत इजी है, उनको मतलब ये पैसा मिलता है, बिल्कुल। तो ऐसे कैसे हम बना सकते हैं? नहीं, इसके लिए हम वातावरण बना रहे हैं। हमने कहा है कि लव जिहाद की शिकार लड़की अगर वापस आना चाहती है तो हम उनको स्वीकार करेंगे हिंदू धर्म में पुनः, उनके अच्छे लड़के से शादी कराएंगे। ऐसे लड़के भी तैयार हैं जो कि पीड़ित लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार है, उनको पुनः घर बसाने के लिए तैयार है। तो ये ऑफर देना चाहिए। और जो लड़की गई है, जाने के बाद तो वापसी का मार्ग बंद रहेगा तो कोई आएगा ही नहीं, और इसलिए वापसी का मार्ग खोलना चाहिए। अभी हमने खोला है पुणे में, इसके लिए एक टीम बनाई है, और वो टीम ऐसे लड़कियों का अप्रोच करके उनको रीसेटलमेंट, उनके ऊपर हुए अन्याय के लिए उनको सजा दिलवाना, उनको न्याय दिलवाना, और उनको आर्थिक सहयोग के साथ उनकी पुनः विवाह करके उनका सेटलमेंट करवाना, ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे हो चुके हैं तो उनकी पढ़ाई विढ़ाई के लिए कुछ आश्रमों, बड़े बड़े मठों और उनकी बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बात हो रही है, तो लोग तैयार हैं आने के लिए। बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां भी हैं जो अत्याचार का शिकार हो रही हैं, जो बहुत सारे चीज़ों का, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। उनको जबरदस्ती घर में रखा जाता है बुर्का, उनको पसंद नहीं है। अगर वो आना चाहें मेरा तो 10 ऑफर वाला एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से विवाह करती है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, तो 100 फायदे हैं, उसमें से 10 मैंने बताए थे। तो मुस्लिम बहनें मेरी तो बहुत जबरदस्त समर्थक रही है अभी भी। मुस्लिम बहनें आपके समर्थक हैं? हाँ, बहुत जबरदस्त है। मगर मेरा सबसे 2 नंबर का समर्थक हिंदू के बाद अगर कोई है तो मुस्लिम महिलाएं हैं, मैं उनको बहनें कहता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति कोई अपवित्रता का भाव हाँ। नहीं, क्योंकि हम शिवाजी महाराज जी के मावड़ा है। हाँ। हम नहीं कहेंगे कि हिंदू लड़की को आप कोई गलत फंसा के लाए। हाँ। लेकिन हिंदू लड़की को, मुसलमान लड़की को फंसा के लाए। मैं हिंदू लड़कियों को कहता हूँ कि उनको अपना असली नाम बताओ, तुम हिंदू हो और तुम उसका संरक्षण करोगे, जैसा उसको लगेगा तो वापस आने के लिए तैयार हो जाएगी, हिंदू बनने के लिए। हो रही है, बहुत सारे हो भी रही है। हाँ, बरेली का मौलाना कहता है कि सुरेश चवानके ने 7 साल पहले जब से ऑफर दी थी हाँ। कि मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनने के क्या क्या फायदे हैं, तब से 10 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू हुई है, ऐसा उसका आरोप है। मेरा आंकड़ा नहीं है, उसका है। 10 लाख बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है। और मैं आपकी वीडियो से भी कहता हूँ कि जो मुस्लिम बहनें हिंदू लड़के से विवाह करना चाहती हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। अगर आप हिंदू लड़के से विवाह करती है तो संपत्ति में आधे प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनती है, आप मालिक बनती है। आपके प्रति देवत्व का भाव आता है, लोग आपके चरण छुएंगे, आपको बुर्खा पहनने की जरूरत नहीं, आपको सौतने नहीं होगी, आपके बच्चों की काट-छाट नहीं होगी, पति दो शादी नहीं कर सकता, तलाक नहीं हो सकता। तो ऐसे तमाम फायदे हैं। ये फायदे तो मिलेंगे ही। मैं आपको एक ढूंढ कर अच्छा लड़का दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं है। हाँ। तो मैं लड़का भी दे दूंगा, ऐसे लड़के हैं आपके पास है? हाँ, आपके पास क्या नहीं है? अभी हमने कल ही मैं महाराष्ट्र के नगर जिले के कोपरगांव तहसील के एक तलेगांव में, इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ गूगल जैसा कि लोग इसको वेरीफाई कर सके, 25 परिवारों का विवाह करके आया हूँ कल। अभी हमने घोषणा की है कि अगले 250 परिवारों का विवाह करेंगे जो लड़कियां हिंदुओं से विवाह करना चाहती है। मतलब मैं मुसलमान लड़कियों के पिताओं को, पेरेंट्स को भी कहता हूं कि आपको हिंदू दामाद पर खर्चा भी नहीं करना है, उनका पूरा सामान भी देने के लिए हम तैयार हैं। आप ही? हाँ, हम मतलब वो जो आश्रम में महेंद्र महाराज जी है, बहुत अच्छा काम करें।
मेरा तो काम क्या है, मैं जोड़ी लगाने का काम हाँ, 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 हम्म, कि ऐसा करने वाले आश्रम, मठ, मंदिर, उद्योगपति, व्यापारी जो काम करना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और उन दोनों को जोड़ देता हूँ। मैं खुद एक बार उपस्थित हो जाता हूँ, भाषण ठोक देता हूँ, उनके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं, सुदर्शन पे न्यूज चल जाती है, हाँ, मुहिम चल पड़ती है। पूरा देश जाने लगता है। हाँ, एक मैं आपसे इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आपने कॉइन किया था इस टर्म को, लैंड जिहाद। थोड़ा अगर ब्रीफली बता पाएं हमारे ऑडियंस को, क्या है लैंड जिहाद, देखिए, कैसे लैंड होता है लैंड प्रोसेस? जिहाद 3 स्तरों पर होता है। पहला लैंड जिहाद ये है कि सरकारी जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है। हम्म, जैसे आप देखेंगे, मेजोरिटी लैंड जिहाद है कि सरकारी या जंगल की, या मतलब कुल मिला के सरकारी भूमि हम्म, जिसका कोई मालिक नहीं है, या सरकार मालिक है, ऐसे भूमि पर जिसमें रेलवे से लेकर तमाम प्रकार की प्रॉपर्टी है। हम्म, पहला लैंड जिहाद इस स्तर पर होता है। दूसरा लैंड जिहाद होता है किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपनी संपत्ति क्लेम करना। हम्म, और तीसरा लैंड जिहाद होता है जो सबसे बड़ा विश्व का लैंड माफिया है, लैंड जिहाद का माफिया है, वो वक्फ बोर्ड है। वो एक फर्जी नोटिफिकेशन निकाल कर कहता है कि ये वक्फ की संपत्ति है, और हो जाती हो है। जाती है। हम्म, ये 3 बड़े लैंड जिहाद के मैटर हैं। हम्म, और आज ये स्थिति आई हुई है कि कभी 10,000 एकड़ जमीन केवल जिसके पास थी, उसके पास आज 1.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। भारत सरकार ने नया वक्फ बिल का अमेंडमेंट बिल लाया है, उससे थोड़ा असर पड़ा है नया नोटिफिकेशन पे, लेकिन जो जगह इन्होंने कब्जा की है, करीब 1,40,000 किलोमीटर वर्ग मीटर, हाँ, वर्ग एकड़, 1.5 लाख एकड़ उनके पास है। उसमें 10,000 ही उनके असली नोटिफिकेशन की है, तो बाद में तो सारे उन्होंने पिछले 10 सालों में एकत्र किए। हम्म, तो सबसे बड़ा लैंड माफिया वो है। जमीन का कब्जा करना मतलब लैंड का जिहाद, लैंड जिहाद। जमीन जिहाद भी कहते हैं कभी, लैंड जिहाद भी। लैंड जिहाद। लेकिन अब जैसे आपने जिक्र किया जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उसके आने के बाद भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्या? इतना नहीं पड़ा क्योंकि अभी नीचे तक उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास करने के बाद वो कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। हाँ, तो थोड़ा भ्रम का वातावरण है, हालांकि कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया है, पास हो गया है। लेकिन फिर भी अभी मैं कल नगर गया था, अहिल्या नगर, तो वहाँ पर भी किसी के नए संपत्ति पर लैंड जिहाद हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर में वहाँ के कमिश्नर ने पूरी सरकारी जगह खाली करवा दी, लैंड जिहाद था। हम्म, वो कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया, वो जगह पर कंपाउंड करके वहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बोर्ड लग गया। हम्म। यही लैंड जिहाद। आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बाहर से भी आते हैं, जैसे पिछले इंटरव्यू हमने जिक्र किया था, जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो आते हैं सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, किसी ब्रिज के नीचे बैठ गए, रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया, सरकार को छुड़ाने पसीना होने लगता है। तो इससे बाद कैसे? में चुनाव पास आता है, फिर सरकार घोषित कर देती है कि गैर कानूनी घरों को हम कानूनी कर रहे हैं, हो गया उनका घर। हाँ, मतलब अगर जो नागरिक ही नहीं है उसको घर दे दिया। और फेक फेक आधार कार्ड बन ही जाता है। हाँ, आपके हमारे टैक्स का, आपके हमारे पुरखों ने बलिदान देकर बचाया हुआ हिंदुस्तान का हिस्सा, आज सीमा पर खड़ा हिंदुस्तान का जवान 1 सेंटीमीटर जमीन शत्रु देश कब्जा न करे इसलिए प्राणों की आहुति देता है, और हम लाखों करोड़ एकड़ जमीन घुसपैठियों को फ्री में दे रहे हैं। मैं उस सैनिक के साथ ये बेईमानी है जो बिल्कुल। वहां पर सीमा पर खड़ा होकर देश की सीमा पे चौकसी कर रहा है। अभी पुराने क्वेश्चन के तरफ जाएंगे, जैसे आपने एक जिक्र किया कि आइसबर्ग है, ये बस एक आइसबर्ग है। आप मानते हैं कि हर एक ऑफिस की यही कहानी है, हर एक ऑफिस में यही हो रहा है, तो जब इतना फैला हुआ है, रोकना पाना तो ये लगभग असंभव दिख रहा है। नहीं, असंभव नहीं है, संभव है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। हम्म, जहाँ जिहादी है वहाँ जिहाद है, सिंपल बात है। आप ढूंढिए। तो कैसे रोकेंगे? या तो आप नौकरी देना बंद कीजिए। नहीं, देखिए, विरातू के इंटरव्यू में मैंने बताया था कि उन्होंने वहां पर 969 कैंपेन चलाया था। मतलब जहाँ 969 लिखा है उन्हीं से सामान खरीदिए। तो हमको भी यहाँ पर करना पड़ेगा, सारे अपनाने पडेंगे फंडे, एक से कुछ नहीं होने वाला। शेवटी म्हणला म्हणजे आपली जी महाराष्ट्राची आणि मराठी ऑडियन्स आहे त्यांच्यासाठी जे लव जिहाद आहे ते काय आहे आणि जे मुली आहे त्यांनी यापासून कसं वाचायचं? लव जिहाद आता सगळ्यांना समजतंय, तरी सुद्धा 2005च्या 9 ऑगस्टला मी लव जिहाद शब्द ज्यावेळी पहिल्यांदा बनवला त्यावेळी मी याला असं डिझाईन केलं का जिहाद हे धर्मयुद्ध आहे, लव म्हणजे प्रेमाचं प्रतीक आहे, जिथं सगळं काही स्वतः व्यक्ती समर्पित होतो। जिहादमध्ये हिसकावलं जातं, प्रेमात समर्पित होतं। समर्पित होणाऱ्या प्रेमाच्या व्यक्तीला खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात घेऊन त्याच्या समर्पणाला युद्धासारखं गिळंकृत करणं म्हणजे लव जिहाद, सोप्या भाषेमध्ये ही याची व्याख्या आहे। कसं मग लोकांना मुसलमान हातात कलावा घालतो, टीका लावतो, नाव खोटं सांगतो, आणि हिंदू मुलीला वाटतं का हा हिंदू आहे। बऱ्याच वेळा तर त्यांनी लग्नानंतर, ती घरी गेल्यानंतर तिला माहीत झालं का हा मुसलमान आहे, तोपर्यंत तो दुसऱ्याच ठिकाणी स्वतःचं घर दाखवित होता। हा लव जिहाद आहे।
आणि हा लवजात पिक्चर मधून पसरवला जातो. हिंदू नायक दाखवला, मुसलमान नायक दाखवला जातो, हिंदू लडकी ना हिरोईन दाखवली जाते. असं अनेक प्रकारे चालवलं जातं. सिरियल मध्ये पण चालू आहे, ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये पण चालू आहे. तर हे सगळं लव जिहाद आहे आणि मोठं षडयंत्र आहे. मी महाराष्ट्रातल्या मुलींना अपील करतो, तुम्ही झाशीची राणी आहात, तुम्ही राणी लक्ष्मीबाई आहात, तुम्ही शिवाजी महाराजांची आई जिजाबाई झालं पाहिजे. अशा प्रकारचे जे कोणी औरंगजेब, अफजल खान असतील ते रूप बदलून रावणाप्रमाणे महाराष्ट्र नाशिक ही रावण सीतामातेला आणण्यासाठी रूप बदलून उचलण्यासाठी आला होता, ती भूमी आहे. त्या ठिकाणी रूप बदलून येणाऱ्या जिहाद्यांना तुम्ही ओळखा. त्यावेळी रामाने ओळखलं, लक्ष्मणाने ओळखलं, म्हणून रामायण झालं, सीता परत येऊ शकली. वेळ हातातून तशी गेलेली आहे, परंतु संपलेली नाहीये. प्रयत्न करा, संघर्ष करा, आपण लढू शकतो, जिंकू शकतो. सूरज जी, आपने हमने हमारे पॉडकास्ट पे समय दिया, आपने बहुत सारे नॉलेज शेयर किया हमारे साथ, हमें आशा करते हैं कि जो हमारे ऑडियंस उनको फ़ायदा तो पहुंचेगा। आपके लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप लड़िए, अच्छा करिए। आपको अपने कहानी में कहता हूँ, इनका वही चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।